नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि स्वाति अब यहाँ पर फिर से उस पेड़ से सभी को बचाने के बाद अब फिर से उसी किले में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे अपने बाकी के सवालों के जवाब जानने थे। इसलिए जैसे ही वो वहां पर जाती है तो उसे वो शख्स वैसे ही उसी कमरे में मिलता है और वो शख्स अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को कहता है कि बहुत बहुत जल्दी आ गई तुम। तो अब यहाँ पर स्वाति कहती है, हाँ मैंने कहा था ना कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे सवाल तो याद है ना आपको? प्लीज मुझे सब सच सच बताइए, क्योंकि मुझे सब सच जानना है। रावत रियासत का अंत कैसे हुआ था, या फिर सरकार के वो अधीन हो गई थी? इस बात पर उस शख्स ने कहा कि रावत रियासत के अंत की सबसे बड़ी वजह तो वहां पर खुद पीरामल रियासत ही थी, क्योंकि उसी की वजह से ही वो सब कुछ हुआ था। उस शख्स की बातें सुनते ही तो स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर सदमा अब साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसके सामने उसकी पूरी समझ ही उल्टी हो गई हो। उसके मुंह से अचानक से निकल जाता है, क्या क्या कहा आपने? वो कुछ पल तक अब उस शख्स को ही देखती रही और फिर कहती है, लेकिन ये कैसे संभव है? जितना मुझे अब तक समझ में आया है, पीरामल रियासत के आखिरी राजा तो शांतनु पीरामल थे और वही आगे चलकर सभी के गुरुदेव वेंकटेश्वर अय्यर बने थे। फिर आप राजेंद्र पीरामल की बात कैसे कर रहे हैं? उस शख्स ने कुछ पल तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर अब वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और स्वाति की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर इस बार पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। अब उसने गंभीर आवाज में कहा, क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आखिर शांतनु पीरामल कौन थे? स्वाति अब चुपचाप उसे देखने लगी। अब वहां पर वो शख्स आगे कहता है, आप अभी तक उनकी पहचान को सिर्फ एक राजा और बाद में एक गुरुदेव के रूप में देख रही हैं, लेकिन शांतनु पीरामल की असली पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वे इतने ताकतवर थे कि उनके दुश्मन उनके पास तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते थे। कोई भी उनके सामने जाकर उनसे लड़ाई तक लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। उनके बारे में जितनी बातें इतिहास में लिखी गई, उससे कहीं ज्यादा बातें तो इतिहास के पन्नों में जानबूझकर मिटा भी दी गई थी। अब ये सुनकर तो स्वाति की आंखें हैरानी से और भी बड़ी बड़ी हो जाती है। अब वो अपनी हैरानी में कहती है, लेकिन अगर सच में शांतनु इतने शक्तिशाली थे तो फिर राजेंद्र पीरामल कौन थे? हाँ, उस शख्स ने अब यहाँ पर स्वाति की तरफ देखा और वो कहता है, बस यही सवाल तो आपको अब खुद से पूछना चाहिए। अब वो शख्स धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ता है। खिड़की के बाहर यहाँ पर गंगा नदी बह रही थी। उसने नदी की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी नदी अपने अंदर सिर्फ पानी नहीं बहाती है स्वाति, वो अपने अंदर सदियों से राज लेकर चलती है। उसकी नजर अब यहाँ पर गंगा नदी पर टिकी हुई थी और इस गंगा ने भी बहुत कुछ देखा है। राजाओं का उदय, उनका पतन, रिश्तों का टूटना और ऐसे ऐसे राज जिन्हें दुनिया से छिपा कर रखा गया। ये शख्स अब यहाँ पर पहेलियों के अनुसार स्वाति को ये बातें कह रहा था, तो इधर स्वाति भी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। अब ये शख्स फिर से धीमी आवाज में कहता है, शायद अब वक्त आ गया है कि यह नदी भी अपने कुछ राज बाहर निकाले। ये सुनकर तो स्वाति के दिमाग में एकदम से ही सवालों का तूफान चल रहा था। अब वो धीरे धीरे वहां पर रखी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। उसने अब दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और अब वो कहती है, ओ गॉड, माय हेड इज स्पिनिंग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कुछ पल तक वो गहरी सांस लेती रही। फिर स्वाति मल्होत्रा अब अपने ही मन में सोचने लगी, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये कहानी इतनी उलझी हुई क्यों है? मैं इतने सालों तक यही मानती रही कि पीरामल रियासत की कहानी मुझे पता है। शांतनु पीरामल आखिरी राजा थे पीरामल रियासत के। फिर उन्होंने अपनी पहचान बदल ली और वो वेंकटेश्वर अय्यर बन गए। मैं तो आज तक इसी कहानी को समझती आई थी और उसने अब धीरे से अपनी आंखें खोली। लेकिन अब वो कहती है, लेकिन अगर ये सच नहीं है तो फिर मुझे जो इतिहास बताया गया वो कितना झूठा था।
उसका ध्यान अब ये कहते हुए फिर से उस शख्स की तरफ चला गया। और ये आदमी कौन है जो मुझे ये सब बता रहा है? इसे राजेंद्र के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? इसे वासु, मीरा, राजेंद्र, सिकंदर, इन सभी के बारे में कैसे पता है? कौन है ये शख्स? अब स्वाति अपने मन में ये सब सोच रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर तभी अचानक से उसके दिमाग में एक और सवाल आया और वो कहती है, और राजेंद्र पीरामल की पहचान इतनी बड़ी थी तो फिर इन्हें इतिहास से क्यों मिटाया गया? अब उसने धीरे से फिर उस शख्स से पूछा, आप मुझे आधा सच क्यों बता रहे हैं? आप पूरा का पूरा सच बताइए मुझे। अब मेरा दिमाग घूमने लगा है। वो शख्स अब खिड़की के बाहर देखते हुए चुप रहता है। इधर अब स्वाति इस बार थोड़ी सख्त आवाज में कहती है, अगर आप चाहते थे कि मैं वापस आऊं और बाकी का सच जानूं तो कम से कम मुझे अब इतना तो बताइए कि राजेंद्र पीरामल की असली पहचान क्या थी। कुछ पल तक केवल गंगा की लहरों की अब यहाँ पर आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन अब वो शख्स बिना पीछे मुड़े ही कहता है, क्योंकि राजेंद्र की पहचान जानने के बाद आपको शांतनु की पहचान पर भी सवाल उठाना पड़ेगा। ये सुनकर तो स्वाति जैसे अपनी जगह पर जम गई और अब वो कहती है, क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहते हैं? वो शख्स अब धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, मतलब ये है कि जिन दो नामों को आपने अब तक अलग अलग समझा है वो कुछ पल रुकता है और फिर कहता है, शायद उनकी कहानी उतनी अलग ही नहीं जितनी आपको बताई गई है। ये सुनकर तो स्वाति और भी हैरान होती है और अब वो कहती है, तो फिर असली सच क्या है? मैं इतने सालों तक अंधेरे में रही हूँ, लेकिन इन सभी के बारे में तो मुझे कोई भी आइडिया ही नहीं था। अभी और क्या बचा है और आने वाले वक्त में मेरे सामने और क्या क्या आने वाला है। अब स्वाति को ये सब सोच कर डर लगने लगा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे अंदर सच जानने की भी बेचैनी थी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई कमरे की तरफ अब पूरी तरह खामोश थी। अब यहाँ पर कमरे में पूरी तरह से खामोशी थी, इतनी खामोशी के दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी अब दोनों के ही कानों में सुनाई दे रही थी। स्वाति अब धीरे से फिर से उस शख्स की तरफ देखती है। वह अब भी खिड़की के पास खड़ा गंगा की तरफ ही देख रहा था। दोनों के बीच कई सवाल थे। इधर दूसरी तरफ पेरिस में कैलाश अधिकारी के पैलेस में, दूसरी तरफ यहाँ पर अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे थे। एक एक करके सभी लोगों को अब होश आ चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। वे अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर पैलेस के बड़े से हॉल में अब इकट्ठा होने लगे थे। भूमिका ने वहां मौजूद सभी लोगों को देखा और हैरानी से पूछा, हम लोग यहाँ कैसे आए हैं? वो कुछ पल के लिए अपने आसपास देखने लगी और कहती है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब इधर यहाँ पर राजीव भी अब अपने सिर को पकड़ते हुए ही कहते हैं, मुझे भी कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना ही याद है। अब वो कुछ पल रुकता और कहता है कि हमें बचाने के लिए वहाँ पर खुद किंग आए थे। मैंने किंग को अपनी आंखों से देखा था। अब किंग का नाम लेते ही तो राजीव के चेहरे पर उस वक्त की याद साफ साफ दिखाई देने लगती है। अब वो धीमी आवाज में कहते हैं, उनकी आंखों में जो गुस्सा था ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अब वो फिर चुप होकर फिर से कहते हैं, मुझे नहीं पता उस वक्त उनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे सामने खड़े होकर सबको रोक दिया था, वो नज़ारा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अब करण उसकी बात को सुनकर धीरे से अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं, हाँ बात तो सही है तुम्हारी राजीव। और वैसे धनंजय कहाँ हैं? ये कहते हुए ही सभी की नजर अब एक दूसरे की तरफ ही उठ गई थी, क्योंकि सभी को धनंजय को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इधर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, वो मेरे आदमी उन्हें राजमहल छोड़ने के लिए गए थे। वो शायद अब जल्द ही यहाँ पर उन्हें छोड़कर आ जाएंगे। तब अब यहाँ पर आकाश सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन पापा वो आपके आदमी अभी तक आए क्यों नहीं? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, क्योंकि कितना समय हो गया है। आकाश की बात सुनकर कैलाश अधिकारी उनकी तरफ देखते हैं और बिल्कुल सामान्य रहने की कोशिश करते हुए कहते हैं, हो सकता है तुम्हारी माँ ने उन्हें वहां पर रोक लिया हो। वैसे तुम तो अपनी माँ को जानते ही हो ना, चिंता मत करो, अभी तो सब कुछ ठीक है।
तो वहीं राजीव भी यहाँ पर पिछली बातों की घटनाओं को ही याद करने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर उलझन साफ साफ दिखाई दे रही थी। आखिर कुछ देर पहले तक वो लोग एक ऐसी जगह पर थे जहाँ उनकी जान का भी भरोसा नहीं था और अब अचानक सब कुछ सामान्य लग रहा था। इन सभी को सुनकर अब करण ने राजीव की तरफ देखा और कहा, राजीव जरा मेरे साथ तुम अंदर तो चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। करण के बोलने के तरीके से ही राजीव समझ गया था ये कोई सामान्य बात नहीं है। उसने करण की आंखों में देखते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें इस वक्त इस सिलसिले में बात करनी है, चलो। और दोनों वहां से अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी आकाश ने उनकी बात सुन ली। अब उसने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, अरे पहले आप सभी ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए, उसके बाद ही हम सभी अपने अपने काम में लगेंगे। राजीव अब वहीं पर ही रुककर आकाश की तरफ देखते हैं। उसके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान आ गई थी और अब वो मजाक के अंदाज में कहता है, लगता है आकाश तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ घुस गई है। क्यों? सही कहा ना मैंने, क्योंकि ऐसा तो अक्सर अंजलि किया करती थी। खैर छोड़ो, चलो सभी पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इधर राजीव की बात सुनकर आकाश कुछ पल के लिए तो उसे देखने लगता है और फिर वो मुस्कुरा देता है और कहता है, अब अगर आप लोग यहाँ खड़े खड़े बातें ही करते रहेंगे तो ब्रेकफास्ट तो ठंडा हो जाएगा। इधर करण ने अब राजीव की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चल राजीव पहले ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं, बाद में आराम से बातें करेंगे। इधर राजीव भी हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं। इधर कुछ ही देर में सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर जाकर बैठ गए थे। इतने समय से जिस तनाव और डर के माहौल में वे सभी गुजर रहे थे, उसके बाद पहली बार वहां का माहौल थोड़ा सामान्य दिखाई देने लगा था। इधर भूमिका ने सामने रखी प्लेट को देखते हुए कहा, इतना सब कुछ तो तुमने बना दिया है जैसे आज कोई बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है। अब यहाँ पर आकाश मुस्कुराते हुए ही कहता है, आज हम सभी सही सलामत है, मेरे लिए इससे बड़ा सेलिब्रेशन और क्या हो सकता है। राजीव उसकी बात को सुनकर कहता है, वाह आज तो सच में तुम पूरी तरह से अपनी माँ की तरह ही बातें कर रहे हो आकाश। अब आकाश हंसते हुए कहता है, तो क्या हुआ, अच्छी बातें सीखने में कोई बुराई थोड़ी ना है पापा। अब ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर अब यहाँ पर मुस्कान आ गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में अब तक यहाँ पर धनंजय पीरामल को भी होश आने लगा था। जैसे अब उन्हें होश आता है तो एक बार तो वो अपने कमरे में चारों तरफ देखते हैं। अब खुद को अपने कमरे में पाकर उन्हें एक चैन की सांस आती है और अब वो यहाँ पर कुछ पल तक तो वो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब सोचते हैं और उसके बाद अब वो यहाँ पर सीधा ही बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद इधर जैसे ही धनंजय पीरामल अब यहाँ पर हॉल में अपने कमरे से फ्रेश होकर जैसे ही हॉल में नीचे आते हैं तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर पहले से ही बड़ी रानी और प्रिंसेस लतिका बैठी हुई थी। धनंजय को देखते ही दोनों उनकी तरफ देखते और उन्हें गुड मॉर्निंग कहकर विश करती है। तो इधर धनंजय भी दोनों की तरफ देखते हुए ही उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ आकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद एक बार वो पूरे हॉल में अपनी नजरें दौड़ाते हैं, उन्हें जैसे किसी को ढूंढना हो। कुछ पल बाद अब वो यहाँ पर पूछते हैं, वैसे राजमाता और महेंद्र कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो दोनों कहाँ पर हैं। अब उसकी इस बात को सुनकर बड़ी रानी कहती है, वो महेंद्र तो अभी कैलाश अधिकारी के घर के लिए गया है, वो रानी साहिबा को लाने के लिए। वैसे आपको तो पता ही है ना भाई कि आज राज्यसभा का विषय क्या है, इसलिए राज्यसभा में रानी साहिबा की जरूरत है, इसलिए बस वो उन्हें को लाने के लिए गए हैं। अब बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब धनंजय कुछ पल के लिए तो शांत रहते हैं और अब उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने यहाँ पर अपना सामने रखा हुआ जूस उठाया और उसकी एक सिप लेते हुए कहा, रेवती आज जो भी विषय है उसका जवाब सिर्फ आलिशा को ही नहीं बल्कि किंग को भी देना होगा, क्योंकि हमारे ही कॉलेज में इतना कुछ हो रहा था और किसी को कानो कान भी खबर नहीं थी। बड़ा ये कितनी बड़ी लापरवाही है। वैसे कॉलेज में स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कौन हैंडल करता है। धनंजय के इस सवाल के बाद अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर एक पल के लिए खामोशी छा गई थी। इधर बड़ी रानी अब गंभीर होकर उनकी तरफ देखते हुए ही कहती है, रिकमेंड तो बहुत से जाने पहचाने लोग करते हैं, लेकिन रिक्रूट करने का फाइनल डिसीजन तो रानी का ही होता है। इसलिए तो सब रानी साहिबा के खिलाफ हैं कि आखिर जब फाइनल डिसीजन उनका था तो वो कैसे ये सब कुछ होने दे सकती है।
अब उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अब हल्की चिंता के साथ कहती है, हमें तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई कि अब हम क्या करें, करें तो करें क्या। अब धनंजय कुछ पल तक उनकी बात सुनते रहते हैं। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि आज की राज्यसभा को लेकिन उनके मन में कई सारे सवाल थे। अब वो अपनी नज़रों को नीचे करते हैं और फिर शांत स्वर में कहते हैं, जो कुछ हुआ है उसका जवाब तो देना ही होगा, लेकिन बिना पूरी बात जाने कोई भी फैसला लेना सही नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर बड़ी रानी भी धीरे से अब अपना हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो इधर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे अब ये तीनों की तीनों अब काफ़ी गंभीर लग रहे थे। कुछ देर तक पहले जहाँ सामान्य बातचीत हो रही थी, वही अब हर किसी के मन में आज होने वाली राज्यसभा और कॉलेज में हुई घटनाओं को लेकर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। महल में यहाँ पर जो भी अब एक बड़ा तूफान आने वाला था, उसका डर यहाँ पर धनंजय और बड़ी रानी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोनों अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। उन्हें पता था कि आज का दिन सामान्य नहीं होने वाला है, लेकिन असली परेशानी क्या थी यह अभी पूरी तरह किसी के सामने नहीं आई थी। तो वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में अब तक अनिका को भी यहाँ पर धीरे धीरे होश आने लगा था। कुछ देर तक उसकी आंखें बंद थी, फिर उसकी पलकों में अब हल्की हल्की सी हरकत हुई और धीरे धीरे अब उसने अपनी आंखें खोली। अनिका ने कुछ पल तक सामने की छत को देखा। उसकी आंखों में अभी भी एक उलझन थी। वह जैसे अपने आसपास की जगह को पहचानने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर के बाद उसने धीरे से अब उठने की कोशिश की। अब वो बेड पर बैठ जाती और अब अपने सिर को पकड़ते हुए सोचने लगी, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई। मैं तो वहाँ पर उस औरत की कैद में थी। उसे पिछली बातें याद करने की कोशिश करते हुए अचानक अब उसके दिमाग में वही बड़ा सा बरगद का पेड़ आ गया। उसे याद था कि वो बाकी सभी लोगों के साथ उस बड़े से बरगद के पेड़ के अंदर फंस गई थी। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक सारी तस्वीरें घूमने लगी। पेड़ उनके अपनों की चीखें, अचानक वहाँ पर अंधेरा और वो औरत। अचानक अनिका की आंखों के सामने उस औरत का चेहरा फिर से आ गया। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। अब उसने धीमी आवाज में कहा, उसका चेहरा अब भी उसके सामने घूम रहा था। अनिका अब अपने आसपास देखती और कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं था। कमरे में किसी को न पाकर अनिका धीरे धीरे बेड से उठती और कमरे की बालकनी की तरफ बढ़ जाती है। बालकनी का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से आकर टकराती है। कुछ देर तक अपने दिमाग को शांत रखने के लिए अनिका वहीं बालकनी में खड़ी होकर सामने प्रकृति का खूबसूरत नजारा लेती है, लेकिन अनिका का ध्यान उस खूबसूरती पर अभी बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ अभी एक ही बात चल रही थी कि 48 घंटे में से 6 घंटे तो खत्म हो गए हैं, क्योंकि उसने उस औरत को चुनौती दी थी कि 48 घंटे के अंदर वो उसके पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देगी। उसने अपनी नजरें अब सामने टिकाते हुए मन में कहा, अब मेरे पास 48 घंटे नहीं बल्कि 42 घंटे हैं और मुझे पता है कि वो मेरी वार्निंग को सीरियस जरूर लेगी। उसके चेहरे पर चिंता के साथ साथ एक अजीब सी दृढ़ता भी दिखाई दे रही थी। इधर 2 दिन में फाउंडेशन डे भी तो है। अब वो धीरे से कहती है वो उस डे पर जरूर कुछ करेगी। अब वो कुछ देर तक तो चुप रहती है, फिर अनिका के चेहरे पर गंभीरता और भी बढ़ जाती है और अब वो कहती है, इतनी आसानी से वो औरत हार मानने वालों में से मुझे नहीं लगती। मुझे उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब मुझे हर तरफ से अब चौकन्ना रहना होगा। अनिका ये सोचते हुए कुछ पल वहाँ पर खड़ी रहती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि अगले कुछ घंटे उसके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। अनिका ने उस औरत की आंखों में वो जिद, वो जुनून देखा था। वो उसे कैसे भूल सकती थी। अनिका कुछ देर तक बालकनी में खड़ी होकर अपने मन को शांत करने की कोशिश करती रहती है और वो अपने मन में सोचती है कि वो आगे क्या करे। उसके मन में लगातार आने वाले समय को लेकर कई तरह के विचार चल रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त घबराने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे अपने दिमाग को शांत रखना होगा, क्योंकि अनिका की सबसे बड़ी पावर ही यही थी कि वो हमेशा से ही अपने दिमाग को शांत रखती थी, जिसकी वजह से ही वो अपने दुश्मनों पर अपनी बढ़त भी हासिल कर पाती थी।
कुछ देर बाद अनिका वापिस अब अपने कमरे में आ जाती है और वो अब सीधे अपने कबर्ड के पास जाती है और उसमें से अपने कपड़े निकालती है। अपने कपड़ों को हाथ में लेकर कुछ पल के लिए वो वहीं पर ही खड़ी रहती है, मानो वो अभी भी कुछ सोच रही हो, और फिर उन्हें लेकर शावर लेने के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अवंतिका भी इधर अपने रूम से बाहर निकलती है और धीरे धीरे अब वो किंग के रूम की तरफ जाने लगती है। अवंतिका के कदम अभी किंग के कमरे के लिए कुछ कदम ही बड़ी थे कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। ब्यूटीफुल लेडी, आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे अच्छा लगा कि आप वापस यहाँ पर आ गई। उस आवाज को सुनते ही अवंतिका के चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो हल्के से मुस्कुराते हुए ही धीमी आवाज में कहती है रिया, और अब वो अवंतिका धीरे से पीछे की तरफ मुड़कर देखती है। जैसे ही अवंतिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने पिंक कलर की प्रिंसेस फ्रॉक को पहने हुए रिया खड़ी थी। उसके आधे बाल नीटली टाई किए हुए थे और बाकी बाल उसके कंधों पर हल्के से आ रहे थे। उसके चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान थी जिसे देखते ही अवंतिका का चेहरा अब और भी खिल जाता है। इधर अपनी ब्यूटीफुल लेडी को देखते ही रिया एक पल भी नहीं रुकती। वो दौड़कर अब अवंतिका के पास जाती और उन्हें अब सीधा हक कर लेती है। जैसे ही रिया ने अवंतिका को हक किया तो अवंतिका भी अब अपने दोनों हाथों से रिया को अब अपने और भी ज्यादा कसकर हक कर लेती है। तो रिया अब उनसे कहती है, मैंने तो आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया है। वैसे क्या आपने मुझे मिस किया। अवंतिका अब उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, हमने भी अपनी बार्बी डॉल को बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। हम आपको बता भी नहीं सकते कि हमने आपको कितना मिस किया। रिया उसकी बात सुनकर अब बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि रिया को तो अपनी ब्यूटीफुल लेडी के मुंह से अपने लिए यही सबक सुनने थे। तो वहीं अवंतिका से अलग होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है, जैसे इतने समय के बाद उन्हें देखकर उनकी सारी शिकायतें खत्म हो गई हो। इधर अवंतिका भी कुछ पल तक उसे प्यार से देखती रहती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे अभी तो आपकी ब्यूटीफुल लेडी को बहुत सारा काम है रिया, इसलिए। इधर रिया तुरंत उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगती है। इधर रिया को देखकर अवंतिका समझ जाती है रिया भी उन्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। रिया को जैसे देखकर अब अवंतिका उन्हें समझाते हुए ही कहती है, देखो रिया, मुझे अभी आपके बड़ी से मिलने के लिए जाना है, तो प्लीज मुझे आप जाने दीजिए। मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। अवंतिका की बात सुनकर रिया ने तुरंत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, ओह, तो आपको मुझसे परमिशन चाहिए। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल गंभीर बनने की कोशिश करती है और फिर अपने हाथ के इशारे से कहती है, तो ब्यूटीफुल लेडी, जाओ, दे दी परमिशन। यू डू योर ओन वर्क। अवंतिका अब उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा देती है। तो इधर तुरंत ही रिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, आज तो मुझे भी बहुत सारा काम है। आज बड़ी मेरे साथ रोड फाइटिंग करने वाले हैं मेरा टेस्ट लेने के लिए, इसलिए आज मैं बहुत ही बिजी होने वाली हूँ। और इतना कहते हुए ही रिया एक लंबी सी सांस लेती है और फिर एक मासूमियत जैसा चेहरा बनाते हुए कहती है, कितना काम देते हैं सभी मुझे। मैं बेचारी क्या करूं। सच में मुझे नहीं पता था। एक तरफ बड़ी और एक तरफ मेरी ये ब्यूटीफुल लेडी, सभी मुझे इतना प्यार कम करते हैं, लेकिन काम सबसे ज़्यादा देते हैं। बस एक मेरे डैड ही हैं जो मुझे कभी भी कोई भी काम नहीं देते। अब रिया की ये मासूम शिकायत सुनकर अवंतिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि इतने समय से रिया के साथ रहकर अवंतिका ने अब तक रिया को समझना शुरू कर दिया था। और अब वो यहाँ पर प्यार से रिया के पास जाती और उसके कान को हल्के से खींचते हुए कहती है, हाँ, बहुत काम देते हैं ना हम आपको, इसलिए जाओ रिया, पहले किचन में जाकर गेहूं का आटा बनाइए, उसके बाद ये सारी बातें बनाइएगा, क्योंकि पेट भरने के लिए हमें गेहूं के आटे की ज़रूरत है, आपकी बातों की नहीं। अब रिया अपनी ब्यूटीफुल लेडी से अपना काम छुड़वाने की कोशिश करते हुए ही कहती है, ये तो गलत बात है ना ब्यूटीफुल लेडी। हाँ, और अब वो थोड़ा सा मुँह बना कर कहती है, मेरे डैडी यहाँ पर नहीं है तो सभी मुझे ऐसे स्ट्रेस देने और मुझे टॉर्चर करने में लगे रहते हैं। देखना जब मेरे डैडी यहाँ पर आएंगे ना तो मैं आप सभी की उनसे कंप्लेंट करूँगी।
अब उसकी बात को सुनकर अवंतिका हंसने लगती है और फिर वो जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाते हुए ही कहती है, अच्छा तो ये बात है। अब रिया तुरंत उसकी तरफ मुड़कर देखती है तो अब अवंतिका कहती है, आज तो आपको सारे टास्क आपके बड़ी नहीं बल्कि आप तो हम देंगे। चलिए हम आपको टास्क देंगे और देखो आपको हमारे दिए हुए सारे के सारे टास्क पूरे करने होंगे। इतना सुनते ही तो रिया के चेहरे का एकदम से ही रंग बदल गया था। रिया समझ गई थी कि अब ये ब्यूटीफुल लेडी उन्हें और भी टफ टास्क देने वाली थी, इसलिए अब वो अवंतिका के पास से थोड़ा सा पीछे हटते हुए ही बोलती है, अरे नहीं ब्यूटीफुल लेडी, आप तो बुरा मान गई। अभी तो देखो ना, मेरे पास बहुत सारे काम है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ किचन में आटे से गेहूं बनाने। अब यहाँ पर रिया अब अपनी ब्यूटीफुल लेडी की बात को सुनकर हड़बड़ाते हुए ही अब अपनी ही बातों में उलझती जा रही थी। अवंतिका वो उसकी बात को बड़ी ही ध्यान से सुनकर अब हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए ही कहती है, क्या रिया? हाँ। अब रिया एक पल के लिए वहीं पर ही रुक गई थी। अब अवंतिका अपनी बाहें ऊपर करते हुए पूछती है, रिया गेहूं का आटा बनाने जा रही हो या आटे के गेहूं बनाने जा रही हो? अब ये सुनकर रिया कुछ पल तक तो चुप रहती है, फिर उसने मासूमियत से अपनी आंखें झपझपाई और बोली, वो दोनों में से जो भी किचन में पहले मिल जाए मैं वही बना दूंगी। अवंतिका उसकी बात सुनकर अब अपनी हंसी को नहीं रोक पाती। इधर रिया भी मुस्कुराते जल्दी से वहां से भाग निकलती है, लेकिन जाते जाते वो पीछे मुड़कर अवंतिका को ही देखती है और कहती है, हाँ ब्यूटीफुल लेडी, मेरे टास्क ज़्यादा मत बढ़ा देना।